पिछले 2-3 दिनों से मिडिल ईस्ट रीजन काफ़ी चर्चा में है और इसका कारण आप सभी को पता है कि सबसे पहले ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था और अब डर ये है कि इजराइल भी अपनी तरफ से वापस जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब इस पूरे सिनेरियो में इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पूरी दुनिया के बिजनेस इन्वायरमेंट पे पड़ता है और उसका रिजल्ट हमें स्टॉक मार्केट के डाउन या नीचे जाने के रूप में देखने को मिलता है। तो अगर पूरी दुनिया के आप इंडाइसेस देखेंगे तो अब ज़्यादातर आपको वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में ही दिखेंगे और इसका सीधा सीधा कारण हमने अभी डिस्कस किया ही है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब के बीच भी एक ऐसा सेक्टर है जो अप ट्रेंड में है। तो वो सेक्टर कौन सा है उसके ऊपर हम पूरी डिटेल से एनालिसिस करेंगे, उसके क्या क्या कारण है, उसका एक कारण है या फिर मल्टीपल कारण है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा, उस सेक्टर के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एक सेक्टर है जिसका मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, उसका नाम मैं बता देता हूँ कि मेटल सेक्टर। तो दुनिया में सारे जो सेक्टर्स हैं वो तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यानी कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपनी मनी को लूज कर रहे हैं, लेकिन मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार ऊपर जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ ही दिनों में लगभग 10 ट्रिलियन रुपीस लूज करे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो उसका कारण तो हमको पता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे जो इंडाइसेस हैं वो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो मेटल सेक्टर में मैंने आपको नाम तो बता ही दिया, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा जो चार्ट है उसके ऊपर हम एनालिसिस करके भी देखेंगे और कुछ स्टॉक्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगा जिन पर आप अपनी नजर रख सकते। तो अब इसका कारण जानने का हम प्रयास करते हैं, क्या कारण है कि जो मेटल सेक्टर है वो लगातार ऊपर जा रहा है। तो एक एक करके हम उसको देखते हैं। मेटल सेक्टर के सब ऊपर जाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये एक CNBC का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि मेटल सेक्टर लगातार ऊपर क्यों जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है जो मेटल सेक्टर में पुश आ रहा है, उसका कारण है जो चाइना है। चाइना की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टिमुलस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर। तो वहाँ की इकोनॉमी, आप सभी जानते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी अभी क्या है, स्टेगनेंट है, मतलब एक तरीके से वो ग्रो नहीं कर पा रही है। जैसी चाइना की स्पीड पहले हुआ करती थी उस स्पीड से वो क्या कर रही है, ग्रो नहीं कर रही है। अभी क्या वो थोड़ा सा कंसोलिडेट, हम बोल सकते हैं कि उनकी ग्रोथ रेट अभी 4% के आसपास, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट काफी ऊपर है। तो ऐसे में जो वहाँ की सरकार है उन्होंने डिसाइड करा कि हम थोड़ा सा स्टिमुलस देते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, ताकि थोड़ा सा पुश मिले और हमारी इकोनॉमी वापस ग्रो करे। तो उस पूरे सिनेरियो के कारण क्या हुआ, अचानक से जो मेटल सेक्टर है उसमें थोड़ी सी जान आई और उसका सीधा सीधा परिणाम आपको मेटल सेक्टर में एक राइज के रूप में देखने को मिला। तो थोड़ा सा मैं डिटेल्स हैं, थोड़ी सी ये न्यूज़ से रिलेटेड डिटेल्स हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक है, वैसे चाइना के अंदर है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यानी कि जैसे RBI इंडिया में मनी को रेगुलेट करता है, वैसे चाइना के अंदर वहाँ की एक सेंट्रल बैंक है जो सारी चीज़ें रेगुलेट करती हैं। तो उन्होंने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म्स है जो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप बस ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए कि अगर वहाँ पर रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो अगर कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो के कम होने से मार्केट में, जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक के पास आपने कुछ बैंक ने मान लो बोल दिया कि आपके पास जो भी आप पैसा कमाते उसमें से कुछ परसेंट आपको हमारे पास रखना पड़ेगा। मान लीजिए 10% है, तो 10% आपकी कमाई का, मैं एक छोटा सा लेमन टर्म में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लें। तो मान लीजिए 10% में से कुछ हिस्सा आपको हमारे पास रखना पड़ेगा एक एज अ सिक्योरिटी। जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने जो रिक्वायरमेंट की टर्म है, मान लो पहले 10 रुपए थी, तो इसमें से मान लो 2 रुपए कम कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है, 10 में से पहले आपके पास 100 रुपए हुआ करते थे, उसमें से 10 आप चाइना की बैंक को दे देते थे, आपके पास 90 बचते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, 2 रुपए की रिक्वायरमेंट उन्होंने और कम कर दी, तो फिर क्या हुआ, आपकी जेब में और ज्यादा पैसे बचे। तो जब आपकी जेब में ज्यादा अमाउंट रहेगा तो फिर क्या करोगे, आप उसको इन्वेस्ट करोगे। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा है, 20 बेसिस पॉइंट से, मतलब उनकी जो रिवर्स रेपो रेट है, ये भी इकोनॉमिक है, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो चाइना की बैंक क्या कर रही है, 20 बेसिस पॉइंट वहां के रिवर्स रेपो रेट भी कम हो सकती है। तो एक तो पहले ही उन्होंने क्या, रिजर्व और रिक्वायरमेंट रेशियो जो हमने ऊपर देखा था ये, और साथ में जो आपकी रेपो रेट है ये भी 20 बेसिस पॉइंट से वो कम कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा परिणाम क्या होगा, मार्केट में और ज्यादा पैसा होगा निवेश करने को। तो जैसे ये न्यूज बाहर आई तो पिछले महीने से अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 मंथ में
जो अलग अलग मेटल्स हैं उसमें, चाहे फेरस मेटल हो या फिर नॉन फेरस मेटल। फेरस मतलब लो धातुएं, यानी कि जो लोहा और उससे रिलेटेड है, जो लोहे को मिक्स करके बनाई जाती है, और अलो धातु में यानी कि जो लोहे की नहीं है, नॉन फेरस बोलते हैं उनको, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक एटसेट्रा। तो इनमें भी एक अच्छा उछाल आया है। अगर आप थोड़ा सा कंपेरिजन के लिए देखें तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें गोल्ड पिछले एक महीने में 7% बढ़ा है, कॉपर 15%, सिल्वर 11%, एल्यूमिनियम 9% और जिंक भी 9%। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है पिछले एक महीने के अंदर। तो ये मूवमेंट हुआ चाइना के एक अनाउंसमेंट के बाद, और सीधा सीधा इसको हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसने भी इसको पॉजिटिवली इसके ऊपर क्या किया, रिएक्ट किया। और हमारे जो निफ्टी के अंदर जो मेटल इंडेक्सेस हैं उसमें एक अच्छा उछाल आया, और ये लगभग 10% बढ़ गया है जब से चाइना ने ये अनाउंसमेंट करी है ना। तो ये एक कारण मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि चाइना में इकोनॉमी, वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट है। अचानक उनकी जो सेंट्रल बैंक है उसने कुछ डिसीजन लिए कि हमारी इकोनॉमी को हमको बूस्ट करना है, और उसका परिणाम हमको मेटल सेक्टर के जो इंडाइसेस हैं उनमें अपवर्ड ट्रेंड के रूप में देखने को मिला। अगर आप पिछले 6 महीने से देखेंगे तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ इस सेक्टर में 18%, 20% के आसपास है, जो ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा है जब पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा कारण था। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो मेटल सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब उसके कारण क्या क्या है, ये हमारे देसी कारण है, यानी कि ये अभी हमने थोड़ा सा एक ग्लोबल इंपैक्ट तो हमने क्या देखा, चाइना ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। दूसरा कारण जो अरब रीजन है, यानी कि जो आपका अरब वर्ल्ड है, यानी कि जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, वहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ इसराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, कभी वो यमन के हौती रेबल से लड़ता है, कभी वो ईरान से एक्टिवेट कर देता है। तो ये सारे रीजन के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑयल इकोनॉमी पूरी मिडिल ईस्ट रीजन पर डिपेंडेंट है। तो अगर तेल की सप्लाई महंगी हुई तो ऑब्वियस सी बात है अचानक क्या होगा, दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है उससे इकोनॉमी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपने लिए। तो उनके लिए मेटल सेक्टर एक सेफ ऑप्शन है, जिसमें जो फेरस मेटल है उसके लिए तो मैंने आपको बताया चाइना का पुश, और नॉन फेरस मेटल्स उसके लिए मैं आपको आगे थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। अभी हम देखते हैं कि मेटल सेक्टर के राइजिंग के कारण जो हमारे देसी कारण, यानी कि भारत सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं या फिर हमारे देश में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से उनमें थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड देखने को आपको मिल रहा है। तो उसका एक सबसे पहला रीजन है कि चाइना की सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश दे रही है, लेकिन इंडिया में भी आप देखोगे तो लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए नए हाईवे बन रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा हाईवे बन रहा है दिल्ली और मुंबई के बीच। इसी तरह रेलवेज में आपने देखा होगा कई सारे फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, अलग अलग शहरों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में लगातार मेट्रो लाइन आ रही है। जैसा आज ही न्यूज आई है कि जो केंद्र सरकार ने चेन्नई मेट्रो को और एक्सपांड करने का फैसला लिया। इसी तरह छोटे छोटे शहरों में भी मेट्रो बन रही है, साथ ही नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होगी, इनमें लोहे की जरूरत तो पड़ती है। अगर आप ये सारे कंस्ट्रक्ट करोगे तो इसमें मेटल्स की डिमांड तो आपकी बढ़ेगी। तो ये सारी क्या कर रहे हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण मेटल सेक्टर में एक बूस्ट मिल रहा है, और आगे भी लगातार इसकी डिमांड बनी रहेगी। दूसरा कारण है सरकार के कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो मेटल सेक्टर को और ज्यादा पुश कर रहे हैं। जैसे सरकार एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला रही है, PLI स्कीम आप इसको पॉपुलरली बोलते हैं, जो स्टील सेक्टर को और ज्यादा पुश कर रही है, मतलब उसको ग्रो करने में हेल्प कर रही है। इसके अलावा हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, भी सरकार ने कुछ माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ सुधार किए हैं कानूनों में, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एंटी डंपिंग ड्यूटीज, यानी कि कई सरकारें, जैसे चाइना क्या करता है, सस्ता जो लोहा है वो हमारे देश में डंप करता है, यानी कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये भी एक इकोनॉमी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी में आपको बता रहा था, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टील का एक कंटेनर है ना, अब इसको मैन्युफैक्चर करने में मान लीजिए 1000 रुपये खर्च हुए, ये मैं आपको समझाने के बाद बता रहा हूँ, है ना, 1000 रुपये खर्च हुए हैं। अब ये दो ऑप्शन है, ये कहाँ है, ये चाइना का है, ये चाइना का कंटेनर है, ये इंडिया का है। अब चाइना के 1000 रुपये लगे, इंडिया के मान लीजिए 800 रुपये लगे। तो इंडिया के 800 रुपये लगे और चाइना के 1000 रुपये लगे, तो इंडियन गवर्नमेंट, अब इंडिया की जो कंपनी वो मान लो सब टैक्स वैक्स बढ़ा के, पूरा उसका खर्चा बढ़ा के इसको 900 रुपये क्विंटल में बेच रहे हैं। 900 रुपये पर क्विंटल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर पर कंटेनर आपको जो समझना है समझ लीजिए। लेकिन चाइना क्या करेगा, अब चाइना में पहले ही वहाँ पर मान लीजिए कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी करना है इंडिया में, और कई सारे उसमें टैक्सेस वगैरह कुछ हो सकते हैं, तो उसके बढ़कर उसकी कीमत मान लीजिए होगी 1200 रुपये।
तो 1200 रुपये ये वाला लोहा इंडियन लोहे से तो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या करेगी वहाँ की सरकार, क्या करती है, इंडियन कंपनीज को खत्म करने के लिए, यानी उनको नॉन कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये 1200 का लोहा इंडियन लोहे के बराबर या फिर उससे भी सस्ता, यानी कि जो अमाउंट यहाँ पर बचेगा, मान लीजिए 900 रुपये में इंडिया का पड़ रहा है, लेकिन चाइना का पहले से 1200 का था। अब इसको बराबर लाने के लिए या फिर इससे कम करने के लिए बैलेंस अमाउंट होगा, मान लीजिए 1200 में से 900 हमने माइनस करे तो 300 रुपये का एक तरीके से ये तो लॉस हो जाएगा उस कंपनी के लिए। तो ये 300 रुपये का अमाउंट है वो सरकार अपनी जेब से उन कंपनीज को दे देती है। तो उनका कहना है कि आप कुछ भी करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप जो इंडियन स्टील मेकिंग कंपनीज हैं उनको आप नुकसान में डालिए। तो ये कारण, इसके लिए, इससे बचने के लिए या फिर इंडियन कंपनीज को इससे बचाने के लिए सरकार क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी लगाती है। हाँ, तो अगला पॉइंट है चाइना स्टील प्लांट सस्पेंशन। तो चाइना लगातार क्या कर रहा है, वहां पर जो इकोनॉमिक डिमांड है वो लगातार कम हो रही है, उसकी वजह से वहां पर बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं या फिर बड़े बड़े जो प्लांट है स्टील के प्लांट्स वो लगातार बंद हो रहे हैं। अब वो बंद होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए जगह ढूंढेंगे, और इंडिया उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस वजह से भी इंडियन जो स्टील सेक्टर है वो लगातार बढ़ रहा है। अगला कारण है नॉन फेरस मेटल्स की लगातार डिमांड बढ़ रही है। जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लो या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी देख लो, हर जगह सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है और उसमें नॉन फेरस मेटल का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी उसकी डिमांड को पुश कर रहे हैं। उसके अलावा कई सारी ऐसी मेटल्स हैं जिनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ना, जैसे हम देख सकते हैं सिलिकॉन। तो उस वजह से भी जो मेटल सेक्टर है वो लगातार ग्रो कर रहा है। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए जिसके कारण लगातार मेटल सेक्टर ग्रो कर रहा है। अब हम देखते हैं चार्ट के ऊपर कि मेटल सेक्टर एक्चुअली में, हमने इतना डिस्कशन करा तो एक्चुअली वो चार्ट पे कैसा दिख रहा है। तो आप देखो यहाँ पर, तो अगर आप चार्ट पे देखें तो पिछले कुछ ही दिनों में लगातार जो आपका मेटल सेक्टर है लगातार ग्रो कर रहा है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लगातार ऊपर जा रहा है, यानी कि पहले इन्होंने क्या करा, यहाँ पर लगातार कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से यहाँ पर इसमें अप ट्रेंड आया है। अब सारे सेक्टर तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इसको फोकस करेंगे तो यहाँ पर अभी भी ये नीचे जा सकता था, लेकिन इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको कि अब भी नीचे नहीं जा रहा, हो सकता है यहां से ऊपर और चले जाए। तो इस वजह से आपको इस पर नजर बना के रखना है ना। तो हो सकता है आगे मेटल सेक्टर और ज्यादा ग्रो कर जाए, तो इस वजह से आप इस पर नजर रखिए। अब ये तो हो गई सेक्टर की बात। अगर इसके कुछ स्टॉक्स देखें जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, अगर मैं आपको उनका नाम बताऊं तो आप उसके नामों में देख सकते हैं, यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ स्टॉक्स के नाम भी लिखे हुए थे। अब जैसे अगर आप देखें तो हमने अभी चार्ट पे देख लिया पीछे कि मेटल सेक्टर लगातार ऊपर जा रहा है कंसोलिडेशन के बाद। अब कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स भी हैं इस सेक्टर के जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इनका प्रेडिक्शन इस आर्टिकल में CNBC 18 ने किया है। तो इनमें देखिए आप इंडियन मेटल स्टॉक्स, इसमें JSW स्टील है, JSPL है, नाल्को है, वेदांता है, टाटा स्टील है। तो इनमें से हम कुछ स्टॉक्स को चार्ट पर देखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में उन्होंने कुछ पिछले दिनों में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये टाटा स्टील का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए सेम चीज रिपीट हुई है। पहले मार्केट ने कुछ दिन यहाँ पर कंसोलिडेट किया लगातार, और फिर जैसे ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पर तो ये लगातार ये अप ट्रेंड में गया, और अभी भी ये होल्ड पर है। यानी कि इजराइल में या फिर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस के बावजूद भी, जब सारे स्टॉक्स क्या है मिडिल ईस्ट में क्राइसिस के बावजूद डाउन ट्रेंड की तरफ है, वहां पर ये अपनी पोजीशन को होल्ड पर लेकर चल रहा है। यानी कि अभी भी ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब इस पर एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर लगा हुआ है। तो उम्मीद ये है कि ये आगे ब्रेकआउट करके और ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो ये तो हो गया टाटा का स्टॉक। इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें वेदांता एक बहुत अच्छी कंपनी है जिस पर आप अपनी नजर रख सकते हैं। उसमें भी ये सेम चीज रिपीट हुई, आपको मैंने अभी बताया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। इसके अलावा और भी अगर आप देखें तो ये एक सेल कंपनी है, इसके भी आप स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, नाल्को, इसमें भी सेम चीज रिपीट हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा नाल्को, JSW स्टील, ये सारे कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जिन पर आप लगातार अपनी नजर को रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा डिस्कशन था, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी ये डिस्कशन ये फ्रूटफुल है, ये आपको काफ़ी हेल्प कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों या फिर अपने कलीग्स के बीच में शेयर करना मत भूलना। जो पॉलिटिक्स को शेयर मार्केट से रिलेट करके सीखना चाहते हैं तो उनको आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताना कि एक ऐसा चैनल भी है जो पॉलिटिक्स, आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसकी जो हलचल है उसको रिलेट करके हमारे बीच अच्छा एनालिसिस देने की कोशिश करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो बेल आइकन को हिट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।